क्वांटिटीज़ ही रखा हुआ है। और अगर मैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपसे बात करूं तो मैंने इसकी कितनी टाइप्स बनाई हुई हैं? 2 टाइप्स बनाई हुई हैं। कौन कौन सी? बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और ये जो बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनमें प्लीज़ टेल मी वन थिंग, बेस कितनी होती हैं? कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 7। ये 5 और 7 वाला मसला आपको याद होगा कि असल में 6ठी 7वीं हमने करनी नहीं, तो मैंने कहा 5 ही कर लें। लेकिन बहरहाल हमने बेस में सबसे पहले कौन सी वाली पूरी तरह पढ़ी हुई है? लेंथ हमने पूरी तरह पढ़ा हुआ है, और लेंथ के साथ एसोसिएटेड एरिया एंड वॉल्यूम का तो हमने सही कीमा बनाया हुआ है। उसको तो हमने प्रॉपर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारा जो कुछ था हमने उसका कर लिया। उसके बाद हम किस तरफ गए हुए हैं? मैथ्स की तरफ। मैथ्स के साथ एसोसिएटेड कौन से वाली डिराइव्ड क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है? वेट। और आई थिंक वेट के चक्कर में हमने एक और क्या बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी थी। कौन से वाली? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मैंने इसके नोट्स भी पूरे लिखवाए हुए हैं। कॉपी दिखाएं कोई? इसके नोट्स में भी कुछ न कुछ इनकम्प्लीट है कि पूरे? मैथ्स और वेट का पहले कंपैरिजन डेवलप किया, पूरा हो गया था। फिर वेट का फॉर्मूला डेवलप किया, W=mg, वो हो गया। फिर वहाँ से जी की कॉन्सेप्ट निकाली कि जी ज़मीन पर कितना है, तो जी मार्स पर कितना है, तो जी मून पर कितना है, जी ज़मीन से दूर जाओगे तो क्या होगा। खैर इस तरह के हमने बहुत सारे कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। और फिर आई थिंक उसके बाद एक वर्कशीट थी। यस, प्लीज़ वर्कशीट पर जाएँ ज़रा। वर्कशीट के 3 लेक्चर्स हुए हैं। वर्कशीट का सबसे पहला लेक्चर सर उसामा ने लिया होगा, कुछ सवाल उन्होंने आपको कराए 2 या 3। फिर मैंने काफ़ी सारे मैंने कराए थे। मैं कहाँ तक पहुँचा था वैसे? क्वेश्चन नंबर 11 तक। परसों के लेक्चर में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आ पाया। होपफुली तब सर उसामा ने करा दिए होंगे, सारे करा दिए हैं। क्या रहता है कोई अभी भी? हैं जी? आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि सर मुझे वर्कशीट का एक पर्टिकुलर सवाल है, अभी भी नहीं समझ आया? सबसे मुश्किल या सबसे अजीब सवाल वो क्वेश्चन 11 था। वैसे वो ज़मीन से मून के दरमियान एक पॉइंट था जहाँ पे ग्रेविटी ख़त्म नहीं हुई थी। क्या हुआ था? कैंसिल हुई थी। चाहिए बेटा, कहवा चाहिए। ग्रेविटी ख़त्म नहीं हुई थी, ग्रेविटी क्या हुई थी? कैंसिल हुई थी। आई थिंक उस पर मैंने लास्ट किसी लेक्चर में बहुत ज़्यादा वक्त लगाने की कोशिश की। खैर क्वेश्चन 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे 17, 18, 19 तक आपके पास इजाज़त है कि अगर आप किसी भी सवाल को लेकर हाथ खड़ा करना चाहते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन? कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे जनाब साहब। ज़रा आई सी अ न्यू फेस। बेटा ये वर्कशीट ज़रा आप ले लीजिए, इस रो में पीछे भेजें, इनको भेजें। नाम क्या बेटा आपका? हाँ, सुलेमान। सुलेमान क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे। पढ़ो बेटा जी। Body of mass 10 kg falling freely in the gravitational field close to the moon's surface has an acceleration of 1.6 meters per second. ओह, एक मसला हो गया। मसला क्या हो गया जी? बॉडी है, मास कितना है उसका? 10 kg. मास है 10 kg। कितना मास है? इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखें स्मॉल m। इसको अंडरलाइन करें और इसके ऊपर क्या लिखें? स्मॉल m। फॉलिंग फ्रीली, व्हाट इज मेंट बाय फॉलिंग फ्रीली? जस्ट ड्रॉप इट लाइक दिस। इफ यू ड्रॉप एनीथिंग, ये कौन सा फॉल है? फॉलिंग फ्रीली। ये जो फॉलिंग फ्रीली होता है हमेशा इन द ग्रेविटी होता है। इसकी पूरी फ्रेज क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में यूं ड्रॉप होकर नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के सरफेस पर एक ग्रेविटी है, ज़मीन के इर्द गिर्द एक ग्रेविटी की फील्ड है। उस फील्ड में आप किसी को भी ड्रॉप करेंगे तो क्या करेगा वो? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे वो नीचे ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करेगा, और उसकी उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल मोशन। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल मोशन बोलेंगे। ओके,
अब सवाल में जो मसला है, जिसको मैंने एकदम पढ़ते साथ कहा ओ एक मसला है, पता है मसला कौन सा है? मसला है मोशन। क्या मसला है जी? आई थिंक मैंने आपको एक पूरे का पूरा अलग से सेक्शन पढ़ाना है मोशन के नाम पर, मैकेनिक्स के नाम पर, या काइनेमेटिक्स के नाम पर, या डायनामिक्स के नाम पर, या जहाँ पे भी मैंने आपको फ्री फॉल मोशन या कोई भी मोशन, गाड़ी की मोशन या रॉकेट की मोशन या स्पेस क्राफ्ट की मोशन या किसी की भी मोशन जो है वो जब मैंने आपको पढ़ानी है, तो वहाँ ना एक जो मसला है टर्म में थोड़ा डिफरेंस आ गया। मसला क्या आ गया? टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस है देखते हैं कि एट दिस स्टेज हम उस टर्म के डिफरेंस को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। क्या लिखा है? Falling freely in the gravitational field close to the moon's surface has an acceleration. What? Underline the word acceleration. Of what? 1.6 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। वो एस के ऊपर का स्क्वायर थोड़ा ऊपर चला गया है, तो ऊपर जाके वो छुपा हुआ है, उसको नीचे कर लो बेशक। तो मसले का नाम क्या है? सर सवाल वाला जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है वो तो आपने नहीं पढ़ाई। क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। क्या इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा नहीं पढ़ाई तो कोई बात नहीं, इग्नोर मारो। जब नहीं पढ़ाई तो क्या करें? इग्नोर करें। सवाल क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून? ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है। व्हाट इज इट? 1.6 क्या? तो बस दैट से तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हैं जी, सवाल तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, एक जो जिस मसले को आपने हाईलाइट किया है, मुझे लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे अभी डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। मुझे उसका जवाब जो आप पूछना चाहते हो ना, मैं वो भी नहीं दूंगा जवाब। वो जवाब मैं आपको दूंगा किस चैप्टर में? वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाले चैप्टर में जाके मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले किसी मेरे लेक्चर में यहाँ को बच्चा बैठा मुझसे पूछ रहा था कुछ, किसी को याद आ रहा है? किसी ने मुझसे 1.6 या न्यूटन पर केजी की जगह ms-2 का बोला हुआ है। किसी ने बोला हुआ है जी? जी भाई क्या बोल रहे थे मुझे उस दिन? तो आपने इतना बोलना है कि उसको समझ आ जाए, कुछ ऐसा बोलना है। आपने कुछ बोला था उस दिन, मैंने इग्नोर किया था आपके सवाल को। अब आप उस जुमले को ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए कि उनको जवाब, उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए। चलें उनको छोड़ें, मुझे बताएं क्या बोल रहे थे आप उस दिन मुझे? जिस तरह वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है जो हमने ड्राइव की थी, न्यूटन और केजी है। अगर हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि वो हमने पहले ड्राइव भी किया था सारा, तो अगर करेंगे तो केजी और केजी ऊपर काटोगे तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। को समझ आया? क्या समझ आया? हालांकि मैं इसको भी एड्रेस नहीं करना चाहता था, लेकिन क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो इस सवाल को पूछना चाहता है और एक बच्चा ऐसा है जिसके पास उसका जवाब भी है, तो फिर सबको पता चलना चाहिए। तो लो जी, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसमें से निकलना चाह रहा था, लेकिन वो आपका एक सवाल है और उसका जवाब उसको पता है, तो फिर पूरी क्लास को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आई थिंक जब ये क्वांटिटीज़ में ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ, इनको ऑफिशियली पढ़ाने से पहले मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? एनीवन? इससे पहले बेटा मैं यही चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। बेस क्या होता है तो डिराइव्ड क्या होता है, मैं इसका मतलब सिखा चुका हूँ। बेस क्वांटिटी की यूनिट्स याद करनी पड़ती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स डिराइव करनी पड़ती हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको याद हो, क्या कहा था मैंने? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या करनी पड़ती हैं? डिराइव करनी पड़ती हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो असल में मुझे लगता है कि वो पूछना चाहते हैं कि सर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो इसकी यूनिट्स ड्राइव कराना चाहते हैं। अगर वो इसकी यूनिट्स ड्राइव करना चाहते हैं तो मैं आपकी नॉर्मल नोटबुक में जाना चाहूँगा। मैं नोटबुक पे लिखवाऊंगा इसको, मैं इसको नोटबुक पे लिखवाऊंगा। बताइए जी, नोटबुक में हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है? नोटबुक का सीक्वेंस समझाएंगे। नोटबुक में मास वेट का कंपैरिजन चल रहा है, उसके बाद वेट का फॉर्मूला चल रहा है, और फिर साइड पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चल रहा है। और करते करते हमने क्या किया है, हमने उसमें से न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर दिए हैं।
फिर एक काम करेंगे, साइड पे जाएं, नोट्स में जाएंगे कहाँ पे, जैसे वो साइड चल रही थी उसी तरह साइड पे जाएं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप साइड पे लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी, अगर आप नॉर्मल नोट्स पे लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी। सवाल क्या है, सवाल है व्हाट आर द, इमरान इनको थोड़ा खामोश भी कराना है साथ में। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड strength, what are the units of gravitational field strength, what are the units of gravitational field strength, okay. now you know, आपने पढ़ा हुआ है कि वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का क्या फॉर्मूला पढ़ा जी, W इज इक्वल टू MB स्मॉल लेटर्स में लिखना है, GB स्मॉल लेटर्स में लिखना है और वेट का W भी स्मॉल लेटर्स में लिखना है। यहां से अगर हम किसको सब्जेक्ट बनाएं, बताओ जी किसको सब्जेक्ट बनाएं, जी को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा वैसे, जी इज इक्वल टू W/M, ओके। तो मैं आपके जवाब में व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के जवाब में क्या लिखवाना चाहता हूं, पहले लिखवाना चाहता हूं W इज इक्वल टू mg, चूंकि मुझे फॉर्मूला ऐसे याद है, मुझे फॉर्मूला किस सीक्वेंस में याद है, W इक्वल्स mg के सीक्वेंस में याद है। फिर मैं उसमें से जी को क्या बनाना चाहता हूं, सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। जब सब्जेक्ट बना लिया तो क्या बना, जी इज इक्वल टू W/M। अब एक बात जो है आप भी अब अगर चाहें तो वैसे जी को W/M भी याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं W इक्वल्स mg को ही याद करें ताकि सर में दर्द, असल में ना जब मल्टीप्लिकेशंस याद की जाती हैं तो सर में दर्द नहीं होता, जब कोई फॉर्मूला डिविजन्स में याद किया जाता है तो थोड़ा सा वो सर में दर्द कॉज करता है। तो मैं तो नहीं याद करता, आप अगर याद करना चाहते तो मर्जी है आपकी। मेरे लिए W इक्वल्स mg काफ़ी है कि मैं वहीं से क्या करूँगा, मैं उसी में से G को क्या कर लूँगा, सब्जेक्ट बना लूँगा। जब मैं उसी में से G को सब्जेक्ट बना लूँगा तो G विल बी इक्वल टू क्या, W/M, और जब G विल बी इक्वल टू W/M तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने लास्ट किसी लेक्चर में ऐसे किया हुआ है कि W की क्या यूनिट ली हुई है आपने, W की क्या यूनिट ली हुई है, न्यूटन, ओवर मास की क्या ली हुई है, kg। तो एक तो यूनिट आपने बनाई है W की जगह न्यूटन और मास की जगह kg। किसी को मसला है इस बात से, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब एक बात जो सुनने समझने वाली है वो ये है, जिस तरफ वो लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर जी W क्या है असल में। अगर मैं कहूँ W जो है वो फोर्स है, असल में क्या है, फोर्स कौन सी वाली, बेशक जो भी फोर्स है, फोर्स ओवर M। अच्छा, कहीं आप में से किसी को पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एनीवन, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। मैं इस वक्त उसको ड्राइव नहीं करना चाहता, मैं वैसे बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कभी किसी ने सुना है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, तो मैंने W की जगह F लिखा है, किसी को एतराज़ है? वैसे मैं यहाँ तक क्या कर चुका हूँ भाई, मैं आपके सवाल का जवाब निकाल चुका हूँ, यहाँ तक मेरी बात ख़त्म हो चुकी है कि सवाल ख़त्म हो गया है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स ऐसे लिखो, W/M के आगे लिखो, इक्वल नहीं लिखना है, एरो बनाना है। क्या करना है, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल एग्जैक्ट इक्वल होता है। एरो का मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट मैंने इसमें से यूनिट्स निकाली हैं। अब एक बात पर ध्यान दो यार, थोड़ी हमें हल्की सी मैथमेटिकल बात है। ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू, कि G इज इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा हुआ है, इम्प्लाइज दैट कि मैं इक्वल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ और चीज़ निकाल रहा हूँ। वेट की जगह उसकी यूनिट, मास की जगह उसकी, तो ये इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या, मैंने उसमें से यूनिट इम्प्लाई की है। ठीक है, पागल जो भी है इग्नोर मारे, मैं इतना ज़्यादा सिंबल्स में नहीं जाना चाहता। तो मैं वैसे तो जवाब निकाल चुका हूँ, आपकी पूरी वर्कशीट में ज़्यादातर क्या यूनिट लिखी हुई है क्या यूनिट है, न्यूटन पर केजी। आपके पीछे जितने भी 17th को छोड़कर इवन 17th के आंसर में भी क्या है, न्यूटन पर केजी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में तो मैं क्या चाहता था, इस चैप्टर में मैं आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की कौन सी यूनिट चाहता हूँ, न्यूटन पर केजी ही चाहता हूँ। लेकिन क्या क्वेश्चन 17 में उसने
एक लफ्ज़ लिखा है 1.6 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड, ये उसने क्यों मेंशन किया है? हमें तो 1.6 न्यूटन पर केजी होना चाहिए, उसने 1.6 के साथ क्या लिखा हुआ है? मीटर पर। उसकी वजह पता है क्या? सुने ज़रा, कि वेट असल में क्या होता है? फोर्स होता है। तो वेट ओवर एम की जगह मैं फोर्स ओवर एम लिख सकता हूँ। क्या इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? नो। अब एफ की जगह एफ क्या होता है? फोर्स क्या होता था? कहीं ना कहीं, बेशक मैंने नहीं पढ़ाया, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट से भाई, O1 O2 में कुछ तो सुना है। तो कुछ लोग कहते हैं सर एफ इज इक्वल टू एम ए सुना हुआ है, एम ए लिख दिया ओवर एम। अब क्या करूं? एम और एम काट दें, तो जो जी था वो किसके बराबर बचा? ए के बराबर। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। तो अगर ए एक्सेलरेशन होती है तो ए के हिसाब से यूनिट्स क्या है? एक्सेलरेशन की क्या यूनिट्स होती हैं? कहीं ना कहीं तो सुनी होंगी, मीटर पर स्क्वायर्ड, वैसे या तो एम ओवर एस का स्क्वायर या क्या एम एस माइनस 2, खैर जो भी हैं। सो इस वक्त वैसे मैं इधर जाना नहीं चाहता था भाई, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 17 ने मुझे थोड़ा सा मजबूर कर दिया है। किस बात पर मजबूर कर दिया है? कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट्स न्यूटन पर केजी वो तो हैं ही हैं, एग्रीड 100%, लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है असल में ये क्या है? असल में ये एक्सेलरेशन है। कौन से वाली? ग्रेविटेशनल वाली। तो जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं उसका एक और नाम भी है, क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी डिटेल किधर है? हाँ, वो मैं अगले चैप्टर में दूंगा। तो मैं यहाँ एंड पर एक और बात करूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो काम करेंगे प्लीज़, यहाँ इस एंड पे जाएं और यहाँ जाकर एक नोट लिखिए, क्या? दैट द gravitational field strength is also known as what? Gravitational field strength is also known as gravitational acceleration, is also known as gravitational एक्सेलरेशन। अच्छा, अब जो अगली बात मैं लिखवाना चाहता हूँ वो ये है, बट दिस टर्म विल बी यूज्ड इन व्हाट? इन मैकेनिक्स। इन व्हाट? इस चैप्टर, अभी नहीं, एक चैप्टर है हमारे पास, कौन सा? फ्री फॉल मोशन वाला या मैकेनिक्स वाला, वहाँ पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। लिखिए जी, बट दिस टर्म, विच वन? दिस वन, द gravitational acceleration वाला term, but this term shall be used in what? This term shall be used in the free fall motion I.E mechanics। मैकेनिक्स लिखें यार, एक चैप्टर का नाम है, एक आगे आने वाले किसी चैप्टर का नाम है, या तो उसका नाम मैकेनिक्स रखेंगे या उसका नाम फ्री फॉल मोशन रखेंगे जी। और अगर अब किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता समझ आ गया होगा। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 पिक किया था कि सर उसमें उसने कहा, एक जुमला लिखा, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉलिंग फ्रीली इन द ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज टू द मून सर्फेस हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो मैं चाहता हूँ जहाँ लिखा है ना 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, उससे पीछे लिखा है एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को अंडरलाइन करें, उससे भी पीछे कुछ लिख दें। हाँ, ग्रेविटेशनल, ये लफ्ज़ आपने एक्सेलरेशन अंडरलाइन किया है, इससे पीछे एक लफ्ज़ लिख दें। क्या लफ्ज़ लिख दें? ग्रेविटेशनल। इस फ्रेज में जिस एक्सेलरेशन का जिक्र किया गया है वो कौन सी एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ला दो, ठीक कर दिया। और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको कैंसिल भी करोगे, ठीक है? देख लो, अगर कोई रिपीट हो रहा है कैंसिल करके, सीक्वेंस ठीक करके, प्रॉपर बना के फिर मुझे दिखाना। अच्छा जी, किसी को मसला इस बात से भाई? एनीवन?
सो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, मैंने आपसे क्या कहा, वैसे तो मैं इस चैप्टर में लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, आपको समझ भी आ गया होगा क्यों नहीं चाहता था, क्यों नहीं चाहता मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना, क्योंकि मुझे यहाँ से ना फोर्स समझाना पड़ता है। मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी बस काफ़ी था, वेट बोल के उसको छोड़ दिया। मैंने उसकी जगह MA नहीं पढ़ाया आपको, मैंने उसकी जगह MG पढ़ाया आपको। अच्छा, वैसे एक और बात भी आती है मेरे दिमाग में, ज़रा सुनेंगे प्लीज़। एक फॉर्मूला है F = MA, आपको पता है W = MG भी यही है। कैसे कैसे सुने ज़रा। अगर मैं कहूँ किस फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटी वाली फोर्स की, किसकी बात हो रही है? अगर आप कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, पता क्या होना चाहिए? A के साथ क्या होना चाहिए सर? फिर ग्रेविटी वाला A होना चाहिए। देखिए सुनेंगे ज़रा गौर से, बुनियादी फॉर्मूला क्या है? F = if you are talking about force of gravity, mass is mass, then the acceleration should be क्या? Gravitational. Okay, now tell me one more thing. Please tell me what are the symbol for the force of gravity? W. What is the symbol for the gravitational acceleration? There you go. हाँ जी, एक ही फार्मूला है भैया, ठीक है। हाँ, हमने क्या किया है, हमने पहले ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है पहले? बल्कि काम करें, ऐसा ना लिखें, पहले ये लिखें। पहले क्या कहें सर जी, हमें तो आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ईमान होना चाहिए? आपको ईमान होना चाहिए सर, मैंने तो पढ़ा है W = MG पढ़ा है। ओके, मान लिया। इसके नीचे या इसके आगे पीछे नहीं लिखो यार, जहाँ पे आपने वाली बात पहुँचाई है ना, जहाँ पे आपने वाली बात पहुँचाई है उसके नीचे या उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं क्या लिखें? लेकिन ये एक फॉर्मूला है W = क्या? MG। हाँ, इसी का सब पॉइंट है। इसके आगे का, इस नोट से आगे एक फर्दर एक अगला पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ये कि W = क्या होता है? MG होता है। ओके, W क्या है सर? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। MG क्या है? ये ग्रेविटेशनल, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल है। तो असल में तो अगर मैं G और G ना लिखूं तो एक यहाँ से तो मैंने क्या निकाल लिया है? यूं समझे कि आपने फोर्स का जनरल फार्मूला निकाल लिया। कौन सा? ये वाला कौन सा फार्मूला फोर्स का? स्पेसिफिक। कैसे स्पेसिफिक सर? ये ग्रेविटी के साथ स्पेसिफिक है। अब अगर मैं कोई ग्रेविटी की बात नहीं हो रही, किसी भी फोर्स की बात हो रही है, तो फिर कोई भी फोर्स होगी तो फिर साथ क्या होगा? M × कोई भी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, मैं वैसे तो इसका तो मतलब है, मैंने ये डायनामिक्स का आखिरी चैप्टर है भाई, आखिरी फार्मूला ये। ठीक है, तो इसको जितना समझ आया है, मुझे पता है काफ़ी समझ आ गया होगा, आपके सवाल से रिलेटेड आपको काफ़ी बात समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा ये चैप्टर है कौन सा वाला, इसकी फर्दर डिटेल शैल बी स्टडीड इन मैकेनिक्स। इधर भी क्या लिखें? इधर भी एक दोबारा करें जी, इधर भी लिखें जी, फर्दर डिटेल शैल बी स्टडीड इन, फर्दर डिटेल shall be studied later in what? In mechanics। उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जी। तो जी सना जनाब साहब, आई थिंक मैं आपके सवाल का जितना जवाब देना चाहता था मैं जवाब दे चुका हूँ, और अभी भी अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन प्लीज़? कुछ और पूछना चाहेंगे जी? हैं जी? नो? ओके, तो मैं इस वर्कशीट को मुकम्मल समझूँ फिर? हैं जी? वर्कशीट में और कोई सवाल नहीं है? चलें, डन हो गया जी। मेरे पास अगर ये एक्स्ट्रा प्रिंट किसी को चाहिए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसी के पास ना हो यहाँ से पीछे भिजवा दें बेटा जी। अच्छा, अभी कॉपीज़ निकालें, मैं अगला टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। असल में मैं वैसे ये इस टॉपिक को सोच कर नहीं आया था, ठीक है, तो आपने सवाल पूछा तो मैंने इस तरफ चला गया। मैं तो आज एक नया टॉपिक डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। टेस्ट कौन सा है? टेस्ट उस नई क्वांटिटी के बाद है, बल्कि मैंने आपका टेस्ट काफ़ी दिनों से बोला हुआ था मैं कोई अगले हफ्ते लूँगा, तो बीच में मैं बीमार हो गया, तो एटम्स आयंस। बहरहाल वापस आते हैं अपनी बुनियादी बात की तरफ। मैं बता रहा था आपको क्या कि जनाब साहब, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम पढ़ रहे हैं। बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में मुझे लगता है कि मैं मास और वेट के बारे में जितना भी पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ, और वेट के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है उसके बारे में जितना पढ़ाना था मैं वो भी पढ़ा चुका हूँ। इवन मैं उसको बहुत आगे तक लेके जा चुका हूँ कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को और क्या नाम दिया जाए? क्या नाम दिया जाए जी?
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाए, मैं ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर चुका हूँ। बहरहाल मैं वापस आना चाहता हूँ अपने बुनियादी बात की तरफ कि मुझे मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करनी। मुझे तो आज के लेक्चर में अगर मुझसे पूछेंगे मैं सोच कर क्या आया था पढ़ाने के लिए, मैं तो आज मैथ्स से रिलेटेड एक और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ाना सोच कर आया था, जैसे डिफाइंड बाय हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज। आई वुड लाइक के डेंसिटी को या हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज को डिफाइन करने के लिए कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी फॉर्मूला नहीं चाहूँगा, मुझे प्लीज़ फॉर्मूला मत बताइएगा, मुझे वो डेंसिटी का वर्ड मीनिंग टाइप कुछ बताने की कोशिश कीजिएगा, जैसे भी जो आपको दिल करे। हाँ एग्जैक्टली, वो कहते हैं सर जी वो क्या कहते हैं, हाउ क्लोज, हाउ डेंस नहीं, हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर। जैसे थे तो सही, होंगे कहीं ना कहीं होंगे, कोई बात नहीं, अपना काम करके उनके टेबल पर रख दें, अपना काम पूरा कर दें, ठीक। क्या बात हो रही है, मैं इस वक्त आपसे डेंसिटी का मीनिंग पूछ रहा हूं। पहले बच्चे ने कहा सर जी इट मींस हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज, मैंने कहा जी डेंसिटी इज हाउ डेंस ही होगा, ठीक है। फिर किसी बच्चे ने कहा सर जी डेंसिटी इज समथिंग लाइक क्या, हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर पैक्ड, हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर पैक्ड। इफ द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, like if they are very very close to each other, then the density would be kya, then the density would be high, and if the particles are very far apart from each other, then the density would be low. Okay, done. इसके अलावा ये वैसे closely packed होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्या होगा। अब जरा बातों बातों में लिखना कुछ नहीं है भाई, वो भाई कुछ नहीं लिखवा रहा, क्या लिख रहा है यार, कुछ नहीं लिखवा रहा, सुनने पे ध्यान दे, मैं सुना ही जा रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, कहानी पे ध्यान देना है। और कहानी में आप ही में से निकालूंगा, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा, आपके लफ्जों में से कहानी निकलेगी। प्लीज ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए, मुझे जो जो लफ्ज पसंद आएगा मैं उसको कैरी करूंगा। मैंने कहा व्हाट इज डेंसिटी, किसी बच्चे ने कहा हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज, मुझे जुमला पसंद आया, ठीक है, इसलिए मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज। बट अब हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लेन तो नहीं होता, इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कैसे किया उस बच्चे ने कि सर जी इट इज एक्चुअली हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर इन अ सिस्टम, ठीक है। अब जब वो हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर इन अ सिस्टम की बात होती है तो उसमें मैंने उस बच्चे से पूछा इफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, वेरी क्लोज टुगेदर, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट द डेंसिटी इज। सर डेंसिटी वुड बी वेरी हाई। अच्छा, फिर मैंने कहा इफ द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, ही सेड सर द डेंसिटी वुड बी लो। ओके, डन हो गया। नाउ अब ये तो आइडिया है ना, ये उस बच्चे को पता है। कहता साहब आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे फातिह, बेटा आपने क्या कहा था, ये कैसी एक्सप्लेनेशन है, केमिकली। वो क्या कह रहा था, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं सर, केमिकली। अगर इसी बात को मैं कहूं मैंने तो फिजिक्स पढ़ानी है, मैंने क्या पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ानी है, तो फिजिक्स में कैसे एक्सप्लेन करूं भाई, फिजिक्स में तो जी पुत्र हाँ, वो कहते हैं सर जी ये जो आपने हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर की बात की है, असल में इसमें पार्टिकल्स का मास इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है जी, और ऑब्जेक्ट का ओवरऑल वॉल्यूम इन्वॉल्व है। एक तो मास इन्वॉल्व और क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। हाउ डेंस द पार्टिकल्स आर, हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज, या हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर। तो क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या है, उनका वॉल्यूम क्या होना, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, वॉल्यूम का कम होना। अच्छा, वैसे वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी कौन सी प्रोपोर्शन है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने पढ़ा ना इनवर्स, ये इनवर्स। अच्छा, अब उस वॉल्यूम के अंदर हमने क्या ठूंसा हुआ है, क्या है वहां पे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर। मैटर का क्या होता है, मास। तो बुनियादी तौर पर इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, मास भी इन्वॉल्व होगा। अच्छा, लेकिन हाँ अगर मेरे को ज्यादा मास है, ज्यादा मैटर ठूंसा हुआ है, ज्यादा मास है, तो क्या होगा, तो डेंसिटी का मास के साथ क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो आई थिंक मैं इसको कैसे डिफाइन करना चाहता हूं, लिखना स्टार्ट करें, जरा कुछ नोट्स लिखेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे। इट इज improperly defined as पहला जुमला जो है मैं लिखवाना चाहूंगा, बल्कि आप बात सुने, मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या एक काम करता है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा पहले, इट इज improperly defined as
द हैवीनेस और द लाइटनेस। जो बचा क्या था ना, हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज, मैं उसको हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट से रिलेट कर देता हूं। इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहली बात तो मैंने ये कर दी है। दूसरी बात क्या करें? अगला जुमला लिखे जी। अभी भी जो लिखूंगा वो भी इम्प्रॉपरली है। इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज, इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज हाउ, बल्कि एक सेकेंड, इम्प्रॉपरली को काटना, लिखे केमिकली डिफाइंड एज। इम्प्रॉपरली की जगह भी क्या लिखे? केमिकली। इट इज केमिकली डिफाइंड एज what? How closely the particles are packed. It is chemically defined as how closely the particles are packed. How closely the particles are packed in an object, in a substance, in an object या in a substance। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। फिजिक्स में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसको सब्सटेंस बोलते हैं। हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर पैक्ड इन अ सब्सटेंस। ओके, इन दोनों जुमलों में से मुझे प्लीज बताइए कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है पार्टिकल्स की और उनके करीब या उनके दूर दूर, करीब या किस किस के दूर दूर होने की। ये जो हाउ क्लोजली का मतलब ये है कि पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो उनका वॉल्यूम कम होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा, पार्टिकल्स का अपना क्या होगा? सर उनका कोई ना कोई मास भी तो होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम तो फार्मूला कैसे बनाते, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, you remember how to develop a formula? We first of all decide about क्या? The factors affecting a quantity। तो प्लीज बताएं, अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, इसकी फिजिकल डेफिनेशन के लिए I need to see क्या? I need to see the, I need to find the factors affecting it। तो एक काम कीजिए, अगला जुमला लिखिए। To define density physically, to define density physically क्या करना चाहिए? प्लीज बताएं बच्चों, क्या करना चाहिए? टू डिफाइन डेंसिटी फिजिकली we need to find the factors affecting density. 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 जी तो भाई, अब मुझे लगता है मुझे पता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। प्लीज बताइए, पार्टिकल्स का क्या जरूरी होगा? मास। और हाउ क्लोज में, इसका मतलब उनका, आई बिलीव फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी आर कौन कौन जी? नंबर 1 इट्स मास, एंड नंबर 2 देयर व्हाट? देयर वॉल्यूम। लो जी, अब यहां से आगे क्या टॉपिक है? यहां से आगे मैंने सब समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? कि अगर आपको फैक्टर्स पता चल जाएं तो आप फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं? फैक्टर्स पता चल जाए तो फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं? भाई रटे मरवाए थे 4 स्टेप्स के। पहला स्टेप क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो करो जी, इसके ऊपर क्या अप्लाई करें? अभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करें।
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बताएं जनाब साहब, आपको क्या लगता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर बहुत ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास बहुत ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी सर। तो मुझे लगता है प्रोपोर्शनैलिटी के अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो डेंसिटी इज व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस फील नहीं होती मुझे। मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। थोड़ा सा इस तरफ कर दे सर। मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। किसी को मसला इस बात से? बड़ा कॉमन सेंस और ऑब्वियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इनवर्स प्रोपोर्शन तो नहीं है, ज्यादा मास, ज्यादा मैटर, ज्यादा पार्टिकल्स, ज्यादा डेंसिटी। किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नो। हाँ, वॉल्यूम के साथ का सीन क्या है? वॉल्यूम के साथ का सीन जैसे हमने कहा था, हाउ क्लोजली पैक्ड द पार्टिकल्स आर। इफ पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, वॉल्यूम इज लेस, वॉल्यूम इज कम। इफ वॉल्यूम इज कम, डेंसिटी इज ज्यादा। तो इस साइंस को क्या कहते हैं? इस साइंस को इनवर्स कहते हैं। तो आई थिंक डेंसिटी इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपको मालूम है हमने पहला चैप्टर डेवलप ही ऐसे किया था कि हमें फार्मूले बनाना आ जाएं, और मैं जो फॉर्मूला बनाने के स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चल रहा हूं। क्या हैं फॉर्मूला बनाने के स्टेप्स? पहला था फैक्टर्स, हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप क्या है जी? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हो गया। अब तीसरा क्या है वैसे? कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटीज। एग्जैक्टली, ये आपके पास दो थे। हमारा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटीज। कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटीज करें जी, कंबाइन करें। ये जो दो प्रोपोर्शनैलिटीज हैं, दोनों डायरेक्ट हैं या एक डायरेक्ट और एक इनवर्स है? अगर वैसे दोनों डायरेक्ट हो तो किधर आते हैं? दोनों दोनों ऊपर। उसके हमने केसेस पढ़े हुए हैं ना। डायरेक्ट होगा वो किधर आएगा, और जो इनवर्स होगा वो किधर आएगा? नीचे। तो कैसे कंबाइन करूं इसको मैं? सर जिसको ऐसे कंबाइन करें, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या? ऊपर क्या? डायरेक्ट है तो मास ऊपर, वॉल्यूम किधर? चूंकि वो इनवर्स है तो वॉल्यूम किधर? वॉल्यूम नीचे। हमने कंबाइन कर दिया जी। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? अब क्या करूं? अगला स्टेप क्या है? हाँ जी, प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करते होते हैं? कन्वर्टिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू द साइन ऑफ। तो लिखेंगे अगला स्टेप, लिखें। अगला स्टेप क्या है? कन्वर्टिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू द साइन ऑफ इक्वालिटी। कन्वर्टिंग द साइन ऑफ proportionality into what? Into the sign of equality. लो जी। अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इनटू द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो प्लीज टेल मी कैसे होगा? क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? नहीं, एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा, सिंबल्स में करूं या कैसे करूं? एक काम करते हैं, काम करते हैं। मैं पहले इसको चूंकि वो साइन ऑफ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, हम उसको क्या करते होते हैं? हम उसको के लिखते होते हैं, और उस के की वैल्यू क्या होती है? हम उसको 1 करते हैं। बल्कि काम करें, कोई बात नहीं, मैं सिंबल्स एंड पे बना लूंगा। सिंबल्स क्या करूंगा भाई? एंड पे देख लूंगा। अभी इसको ऐसे ही चलाएं, अभी इसको ऐसे ही चलाएं। डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिखें, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी की लिखें, और इक्वालिटी के बाद क्या करें? के ना लिखें ना, क्या बोलूं उसको? नाम क्या उसका? कांस्टेंट नाम है ना, तो पूरा लिखेंगे कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट वैसे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉल इट लाइक दिस। कांस्टेंट ऑफ क्या? प्रोपोर्शनैलिटी। वो आ गया इनटू क्या? इनटू मास ओवर। और आपको पता है ना कि ज्यादातर इन फिजिक्स द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज मोस्टली क्या? इस बल्कि आई वुड रादर से इट्स ऑलवेज क्या। मैं तो जितनी एग्जांपल्स करा रहा हूं अभी तक सारी एग्जांपलों में क्या हो रहा है? वहां नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करें जी, अगर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है
in physics it's 1, its value is 1 since it's 1. Again, since it is equal to 1, it is 1, so what? Since it is 1, so what? So लिखे जी, so density is equal to 1 into क्या? 1 into mass over volume. If it is 1 into mass over volume, तो प्लीज बताएं फाइनल क्या सिचुएशन बनती है? बोर्ड पे देखें जी, बोर्ड पे देखें, क्या फाइनल सिचुएशन बनती है? डेंसिटी इक्वल्स टू 1 into mass is mass over, तो आई थिंक जो मेरा फाइनल जवाब बनता है वो क्या है? द फॉर्मूला इज the final formula is density is equal to mass over volume. Density is equal to mass over volume. और अगर यहां आप डेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप? कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज व्हाट? एज द रेशियो ऑफ mass to the, क्या कहते हैं, mass पर यूनिट वॉल्यूम, या डिफाइंड द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है जी. तो काम करें, इससे पहले कि मैं इसको सिंबल्स में लिखूं और इसकी यूनिट्स निकालने की कोशिश करूं, मैं इसके सामने क्या लिखूंगा? डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी इज नाउ डिफाइंड एज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम. हेलो, ये लिख दो. डेंसिटी इज नाउ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर वॉल्यूम भी हो सकता था. ठीक है, मास पर यूनिट बेशक ना भी लिखें, मास पर वॉल्यूम. डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम. एंड आई होप यू नो व्हाट इज मेंट बाय पर. पर मींस ओवर. ओवर को और भी कुछ कह सकते हैं. ओवर को क्या कहूं? डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर मास ओवर अपॉन, नहीं अपॉन तो अंग्रेजी में डिवाइड बाय लिख सकते हैं. डेंसिटी इज नाउ डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये लिख दें. यहां पे लिखें डेंसिटी इज नाउ डिफाइंड एज, ये दो चीजों की डिवीजन को रेशो भी कहते हैं और रेट भी कहते हैं. मुझे आप एक बात बताएंगे, किन दो चीजों की डिवीजन को रेशो कहते हैं? जो बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी डिवीजन को रेशो कहते हैं, जो डिफरेंट होती है उनको. लेकिन फिजिक्स, अब ये डिफरेंट है क्या सेम है? डिफरेंट है. मास अलग चीज होती है और वॉल्यूम अलग चीज होती है. तो क्या कहूं? रेट ऑफ क्या? मास विद रिस्पेक्ट टू क्या? वॉल्यूम. किसको मसला है? ठीक है. ठीक है, बात इस वक्त मैं ना रेशो रेट में नहीं फंसाऊंगा आपको. मैंने इस वक्त आपको रेशो रेट में, आप चाहें तो रेशो लिखें, आप चाहें तो रेट लिखें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बस आपको पता है ना, डिवाइड करो तो रेशो रेट होता है. ठीक है, आपने मैथ्स में रेशो रेट प्रोपोर्शन चैप्टर है पूरे का पूरा. रेशो में भी दो चीजें डिवाइड की थी आपने, ए रेशो बी इज इक्वल टू क्या? ए ओवर बी. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेट में भी क्या होगा? तो दो चीजें डिवाइड ही हो रही होंगी. खैर बहरहाल, डेंसिटी इज नाउ डिफाइंड एज द व्हाट? The ratio of mass and volume, or you can say the what? The rate of mass and volume. मैं वो रेशो और रेट में इस वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेशन डेवलप नहीं करना चाहता. मैं पर वॉल्यूम करें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करें, रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम करें, रेट ऑफ मास एंड वॉल्यूम करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है. मेरा एग्जामिनर फिजिक्स में रेशो लिखने पर भी और रेट लिखने पर भी ऑर्डिनरी लेवल में मार्क नहीं काटेगा. हाँ, एडवांस लेवल में वो कहता है यार तुम्हें फिजिक्स में भी रेशो और रेट वाला मीनिंग सही तरह पता होना चाहिए. लेकिन बहरहाल एडवांस लेवल में मैं देखूंगा. अभी अगर किसी के पास, बल्कि एक और काम करें, सर जी मुझसे पूछेंगे ना, मुझे अगर उसने कहा डिफाइंड डेंसिटी, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा ही नहीं. क्या करूंगा भाई? मैंने उसको अंग्रेजी में जवाब, मैंने क्या करना है? मैंने सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला पकड़ के लिख देना. चलो, मैं उसको क्यों करूं पर वॉल्यूम करूं, क्या रेशो लिखूं, या मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूं भाई. दिस इज क्या?
दिस इज ऑल्सो द वर्ड डेफिनेशन, बल्कि वर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्या है, फॉर्मूला डेफिनेशन. दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. हेलो जी, वहां जाके क्या मैं अंग्रेजी लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा लिखे मास ओवर वॉल्यूम. एग्जामिनर को खुद समझ आ जाएगा कि आप मास और वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो मैं उसको रेशो लिख के क्यों समझाऊं, मैं रेट लिख के क्यों समझाऊं, मैं डिवाइड कर का वर्ड लिख के क्यों समझाऊं, मैं कर देता हूं मास ओवर वॉल्यूम. हाँ बस एक बात याद रखना, जब वो कहना डिफाइन डेंसिटी तो सिंबल्स में नहीं लिखना, फॉर्मूला लिख दें. फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ क्वांटिटी बट नॉट इन सिंबल्स. बट क्या, सिंबल्स में फिर नहीं लिखना. एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, एक नोट लिखवाना चाहता हूं. क्या नोट है जी, हाँ जी, कि जनाब साहब मैं ये लिखवाना चाहता हूं, फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, प्लीज पेज के हेडर पे एक नोट लिखें, फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू डिफाइन, formula can be used to define a physical quantity, मतलब derived quantity, to define a derived quantity. physical भी ठीक है, physical derived quantity. formula can be used to define a physical या derived quantity, DERI, derived quantity, but not in symbols, but not in symbols. That formula must be in words. That formula must be in words. अगर आपने फॉर्मूला लिख के डिफाइन करना तो पूरे पूरे वर्ड्स लिखें. डेंसिटी के लिए पूरा डेंसिटी लिखें, मास के लिए पूरा मास लिखें, वॉल्यूम के लिए पूरा वॉल्यूम लिखें, ओवर के लिए हाँ ओवर वाला सिंबल आप लगा सकते हैं. ओवर वाला सिंबल आप उसको सिंबल में रहने दें. पता चले मास के लिए एम लिख दें, वॉल्यूम के लिए है तो भी फॉर्मूला है, लेकिन वो सिंबल्स वाला है. सिंबल्स वाला न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंबल वाला डेफिनेशन लिखने के लिए इस्तेमाल, क्योंकि सिंबल अजीबोगरीब होते हैं. मिसाल के तौर पर जरा सिंबल चेक कीजिएगा, अजीब से सिंबल्स. मैं इस फॉर्मूला का सिंबल क्या लिखूंगा, आप में से कोई कहेगा सर द सिंबल शुड बी D इक्वल्स M ओवर V, बल्कि इधर किसी ने क्या कहा है, रो बोला है, किसी ने क्या बोला है, सर जी D नहीं लिखना, यूं नहीं लिखना, यूं लिखना है, यूं लिखना है. अब ये कौन सा D है, तो D है ही नहीं, ये तो कोई और सिंबल है जिसका शायद आपको पता है ग्रीक है क्या पता नहीं, लैटिन है, क्या बोलते उसको हम, रो इक्वल्स क्या मास ओवर वॉल्यूम. आई थिंक हमारा सिलेबस वाला इसको इस्तेमाल करता है, नॉट द D कैन बी यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी बट दे डू नॉट यूज इट. ठीक है, व्हाट डू दे यूज, दिस काइंड ऑफ सिंबल. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सिंबल, दिस इज समथिंग लाइक रो, लेकिन हम इसको रो पढ़ते ही नहीं है. क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी. जब ये लिखा होगा क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी. ठीक है, लेकिन बहरहाल पता फिर भी होना चाहिए सिंबल का मतलब क्या है. दिस सिंबल इज, इट इज रेड एज RHO, रो. इट इज रेड एज रो, and this rho is the symbol of density. Rho is the symbol of density. mass का तो आपको पता है छोटा m, v का आपको पता है बड़ा v. किसको मसला है, सिंबल्स हैं. एनीवन, फॉर्मूला आपके सामने आ गया. फॉर्मूला के बाद मैंने वो फॉर्मूला मतलब उसी फॉर्मूला को डेफिनेशन भी समझे, और अब इसको क्या समझे, इसको सारे ये सिंबल्स में आपने लिख दिया है जी. हाँ, वो कहते हैं सर जी ये सिंबल तो आपने पहले भी कहीं इस्तेमाल किया हुआ है. किधर, क्वेश्चनों में कहीं रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट था. ठीक है, तो यही तो मसला है कि ये सिंबल एक जगह नहीं, ये सिंबल दो चीज़ों का है. लेकिन अभी आप आराम से इसको ना अगले कुछ 6 महीने तक, किसके लिए 6 नहीं, 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगले कुछ 3 महीने तक ये सिंबल किसका है, डेंसिटी का है भाई. 3 महीनों बाद देखेंगे ये सिंबल किसी और चीज़ का भी है. वो कौन सी और चीज़ है, वो शायद वो कहते हैं सर हमने कहीं पढ़ी हुई थी, आपने पहले किसी चैप्टर में उसका एक इंट्रो दिया था, रेजिस्टिविटी वाला सिंबल. लेकिन मैं भी रेजिस्टिविटी की बात नहीं करना चाहता, मैं भी इसको किसका सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, रो के सिंबल के तौर पर. वैसे इसका मतलब है अगर मैं D लिखता तो मसला था कोई, सबसे आसान काम होता यार. ठीक है ना, D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास, V फॉर वॉल्यूम, बात ही खत्म. ठीक है, लेकिन ये बात कब पढ़ाएंगे हम, प्री O लेवल में. किधर भाई,
अगर मैं होता ना बिल्कुल प्री ओ लेवल में तो मैं उनको ये बताता ही ना, ठीक है। ये किधर है जी, ये ओ लेवल में। हेलो, किसको मसला है इस बात से? तो अब डिफरेंट लेवल्स की तो बात होती है ना, डिफरेंट लेवल्स की भी तो बात है कि जी प्री ओ लेवल वाला बच्चा कौन सा सिंबल इस्तेमाल करे, डी ही बोले। वो तो इवन बड़ा डी भी लिख दे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैथ्स के लिए भी बड़ा एम लिख दे मुझे प्रॉब्लम, वो तो जो मर्जी लिख दे, बस उसको अगर इतना पता चल जाए कि मैथ्स ऊपर और वॉल्यूम नीचे है तो हम उसको भाई दोनों हाथों से सलाम करते हैं कि तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, तुझे पता है मैथ्स ऊपर और वॉल्यूम नीचे। लेकिन ओ लेवल वाला बच्चा हम उसको कहते हैं भाई आपको अगर पता है तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा आपने, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। आप डी की जगह क्या करें, रो एक सिंबल है, आप रोएं थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। आप वो थोड़ा रो वाला सिंबल इस्तेमाल करें, और उसको क्यों इस्तेमाल करें क्यों ना करें इसकी कोई वजह नहीं है भाई, बस साइंसदान डेंसिटी के लिए रो का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हैं, ये तो मेरा सबसे पहला आइडिया था, ठीक है। वो इनको तो कोई खामोश कराओ ना, इनके क्या चक्कर है, इनको क्या जिन चढ़ा हुआ है, इनको ऊपर भेजो, को ऊपर जाओ, ऊपर जाके खेलो। जी पुत्र, हाँ किस चीज में? नहीं तो अभी तो मैंने कहा 3 महीने तक तो कंफ्यूजन है ही नहीं, 3 महीने बाद देखेंगे कंफ्यूजन क्यों है तो क्या है, ठीक है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है? इजी इजी, खैर खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा मस्ती ना करो भाई, ठीक है। ज्यादा मस्ती करोगे तो मैंने सिर्फ आपको नहीं उन दोनों को निकाल देना है, आपको भी और उनको भी। कोई वजह होगी जो आपके साथ मस्ती हो रही है, और किसी का कुछ तो फिर आपने पहले कल किया होगा कुछ आपने इसके साथ, वो पुराना हिसाब है जो आपके साथ बराबर कर रहे हैं जी। क्यों भैया, क्या तकलीफ हो रही है आपको? मैं आगे हो जाता हूं, हैं? अच्छा, कुछ ज्यादा लेग स्पेस चाहिए आपको, हैं जी? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, माफ कर दें आप, माफ कर दें, उसके ऐसे कि मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, ठीक जी। सर चले गए ऊपर, उधर ही है, उन्होंने बोला ऊपर जाके चीखें मारे ना, आसमान को सुनाए जितनी चीखें सुनानी उन्होंने। अच्छा बॉयज भी चले, फिर उनको बोले इधर ही रहे। पुत्र एक सवाल आप पूछ रहे हो मुझसे, मैं तो सबसे पहली बात ये की है कि डेंसिटी का मतलब क्या है, यू नो, जरा आप जरा मुझे दोबारा बताओ, आप क्या कहते हैं सर, हाउ डेंस द ऑब्जेक्ट इज, लाइक हाउ close the particles are. If an object is very very dense, you know what does it mean? Its particles are jam packed, like very very closely packed, very very tightly packed, no empty space between the particles, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल करीब करीब आप कर देंगे डेंसिटी को ज्यादा करने के लिए, तो वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, कम कर दिया ना। पार्टिकल्स जब करीब करीब हैं, आपने वॉल्यूम बहुत कम किया हुआ है, तो आप क्या, जरा एक सॉलिड और गैस की मिसाल ले लेते हैं। वैसे मैंने अभी तक ये चैप्टर पढ़ाया तो नहीं है सॉलिड गैस वाला, मेरा शायद अगला चैप्टर होगा सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस वाला, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा, नॉट हमेशा, मेजॉरिटी टाइम सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और गैसेस की डेंसिटी या लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। तो आई थिंक हमने तो लिखा ही क्या है कि हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर, जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो अब जितने ज्यादा क्लोज होंगे वॉल्यूम उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। डेंसिटी बढ़ाने के लिए उनको क्लोज करना है तो वॉल्यूम तो कम करना पड़ेगा। तो डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में आमने सामने या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर किसी के पास कोई सवाल है जी, एनीवन? नो, एक काम करें, अगर हमने डेंसिटी की डेफिनेशन बना ली है, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया है, हमने डेंसिटी के सिंबल, तो क्या रह गए? अगर फॉर्मूला लिख ही दिया है तो भाई फिर यूनिट भी लिख देते हैं। यूनिट क्या लिखूं? पहले लिखूंगा एसआई यूनिट। आपको पता है ना, फॉर्मूला देख के यूनिट लिखते होते हैं। फॉर्मूला में ऊपर क्या है, मास की क्या यूनिट है, केजी ओवर, नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक। ये लो जी, ये ऐसे लिखो, पर ये ऐसे लिखो, या और कैसे लिखते होते हैं, केजी एम पावर -3, केजी ओवर एम क्यूब, केजी स्लैश एम क्यूब, केजी एम -क्यूब।
किसी को मसला है इस बात से लिखने में? ठीक है, नहीं नजर आता मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं नजर आ रहा तो मैं लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और यूनिट्स क्या निकाली मैंने? मास की जगह क्या? केजी, ओवर वॉल्यूम की जगह क्या? क्यूबिक मीटर। मैंने कहा या ऐसे लिखो या स्लैश एम क्यूब ऐसे लिखो, या केजी। अगर आपने अलजेब्रा स्टार्ट किया मैथ्स में, लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ें? नहीं पढ़ लोगे अभी तो। लॉज ऑफ इंडिसेस में एक इंडेक्स है, नीचे से ऊपर जाओ तो पावर माइनस हो जाती है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें भाई। एनीवन? ये तो है एसआई यूनिट, कौन सी वाली? एक और काम भी करें, अदर यूनिट्स। व्हाट इज अदर यूनिट? कोई और यूनिट लिखाएं जी, अदर यूनिट। अगर मैं कहूं कि मैंने मास लेना है ग्राम्स में, किसमें? और वॉल्यूम लेना है क्यूबिक सीएम में, सीएम क्यूब में, ग्राम पर क्यूबिक सीएम। ये लो जी, तो इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, ग्राम स्लैश सीएम क्यूब, या फिर क्या लिखें? ग्राम सीएम, ऊपर क्या लिखूं? -3। लो जी। अच्छा वैसे बच्चा कहता है सर ऊपर मिलीग्राम लिख दे, तो फिर नीचे मिलीमीटर का क्यूब लगा दें, या ऊपर कुछ भी लिख दे नीचे भी कुछ भी लिख दे। तो फिर एक काम सीखेंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी फिर सीखना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? फिर हमें कन्वर्जन ही पता होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी इतनी ढेर सारी कन्वर्जन आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं देखता हूं। आई थिंक मैं आज के लेक्चर में इतनी बात करूंगा। मैं कन्वर्जन वर्वर्जन के ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बात करूंगा।